आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बांग्लादेश ने अशांति के बाद राज्य नौकरी कोटा घटाने के अदालत के फैसले को स्वीकार किया, कर्फ्यू में ढील दी। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 2 मुठभेड़, एक जवान शहीद, दूसरा घायल। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से मकान ढहा, 3 महिलाओं की मौत। सुप्रीम कोर्ट, नीट यूजी की पुनः परीक्षा नहीं, लेकिन 4 लाख उम्मीदवारों के 5 अंक काटे जाएंगे। 4 मुख्यमंत्री भेदभावपूर्ण बजट के खिलाफ नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 19 लोग सवार थे। जो विमान क्रैश हुआ है वह 19 लोगों को लेकर काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पोखरा जा रहा था। एक निजी कंपनी सौर्या एयरलाइंस का विमान बुधवार को 19 लोगों को लेकर काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पोखरा जा रहा था। सुबह उड़ान भरने के दौरान ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि विमान में चालक दल सहित कम से कम 19 लोग सवार थे। विमान क्रैश होने की एक घटना सुबह करीब 11 बजे हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस सप्ताह व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगी, लेकिन उनके सहायक के अनुसार वो कांग्रेस के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं कर सकेंगी, जिसमें नेतन्याहू भाषण देंगे। हमें उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति ये दृष्टिकोण व्यक्त करेंगी कि युद्ध समाप्त करने का समय आ गया है, ताकि इजरायल सुरक्षित हो, सभी बंधकों को रिहा किया जाए, गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों की पीड़ा समाप्त हो और फिलिस्तीनी लोग अपनी गरिमा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार का आनंद ले सकें, और वो संघर्ष विराम समझौते पर सहमति के प्रयासों पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति हैरिस के एक सहायक ने पीटीआई को बताया। उपाध्यक्ष 24 जुलाई को पहले से निर्धारित एक कार्यक्रम के लिए इंडियानापोलिस जा रही हैं और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने की योजना के दौरान अध्यक्षता नहीं कर पाएंगी, सहायक ने कहा। बांग्लादेश सरकार ने मंगलवार को कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का पालन करेगी जिसमें 93% राज्य नौकरियों को प्रतिस्पर्धा के लिए खुला रखने की बात कही गई है। ये छात्रों की एक प्रमुख मांग थी, जो सालों से देश के सबसे घातक विरोध प्रदर्शनों में से एक के बाद सामने आई हैं। हालांकि छात्रों ने नई मांगें उठाई, जिसमें कर्फ्यू हटाने, इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने और परिसरों को फिर से खोलने की मांग भी शामिल है। ये स्पष्ट नहीं है कि अदालत के फैसले को स्वीकार करने से अशांति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी या नहीं। ढाका और अधिकांश प्रमुख शहरों में लगातार दूसरे दिन अपेक्षाकृत शांति बनी रही। हालांकि सेना प्रमुख ने कहा है कि राजधानी शहर का हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण करने के बाद सुरक्षा पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है। सरकार ने अशांति को रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू में ढील देने की घोषणा की। बुधवार से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इसे हटाया जाएगा, ताकि लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सके। कार्यालयों को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस हिंसा में लगभग 150 लोग मारे गए और ढाका और चिटगांग के 2 मुख्य शहरों में 1600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बुधवार को भारतीय सेना द्वारा सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया और एक जवान घायल हो गया। कश्मीर में 24 घंटे में ये दूसरी मुठभेड़ है। मंगलवार को नियंत्रण रेखा के पास पुंछ जिले में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सेना के एक जवान को मार गिराया गया। कुछ दिन पहले कुपवाड़ा के कवूत इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। सेना के एक बयान ने कहा है, 24 जुलाई को संदिग्ध गतिविधि देखी गई और सतर्क सैनिकों ने उसे चुनौती दी, जिसके जवाब में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद हुई गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया और एक एनसीओ घायल हुआ। ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों ने बताया है कि इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। ये क्षेत्र में आतंकवादी हमलों की श्रृंखला में नवीनतम है। गुजरात के द्वारका जिले के खंभालिया तालुका में मंगलवार को भारी बारिश के कारण एक मकान ढह गया। जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल एनडीआरएफ की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। मकान ढहने के परिणाम स्वरूप 3 महिलाएं मलबे के नीचे दब गईं और उनकी मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम ने युद्ध स्तर पर बचाव कार्य किया और सभी 3 शवों को मलबे से बाहर निकाल लिया। मौके पर मिले दृश्य में भारी क्षति देखी गई है।
राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रभावित क्षेत्र में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 3 दिन पहले मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों का कहर देखने को मिला जब उन्होंने दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर एक कार सवार पर हमला कर दिया। उस समय कार में सवार देहरादून के निवासी आकिब को कांवड़ियों ने बुरी तरह से पीटा और उनकी गाड़ी को तोड़-फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। आकिब के पूरे शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं जो इस हमले की क्रूरता को दर्शाते हैं। आज आकिब ने इस घटना के बारे में एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि कांवड़ियों ने उन्होंने जानबूझकर निशाना बनाया। उनके अनुसार ये हमला केवल उपद्रव फैलाने के इरादे से किया गया था। आकिब ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि हमला करने वालों का मकसद किसी विशेष कारण से नहीं था, बल्कि वो सिर्फ अराजकता फैलाना चाहते थे। आकिब ने इस हमले के बाद की स्थिति और अपनी गंभीर चोटों के बारे में जानकारी दी। उनका कहना है कि इस घटना ने न केवल उन्हें शारीरिक रूप से घायल किया, बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित किया है। वह इस प्रकार के हिंसक कृत्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उम्मीद जताते हैं कि संबंधित अथॉरिटीज इस मामले की गंभीरता से जांच करेंगे। गाड़ी को तोड़ रहे हैं तो गाड़ी आपकी है? हाँ मेरी है। क्या कुछ हुआ था उस समय एक्चुअल में? ये सर हम लोग जा रहे थे देहरादून से मेरठ। अच्छा। मेरे ब्रदर इन लॉ आ रखे थे, मेरे साले साहब, तो मैं उनको लेके मेरठ छोड़ने के लिए जा रहा था। तो हम लोग यहाँ से तकरीबन 4 बजे करीब निकले देहरादून से। अच्छा। तो रास्ते में मोहंड में भी जाम काफी था, रास्ते में भी कांवड़ी वगैरह का ट्रैफिक बहुत था। मैं बहुत आराम से चल रहा था। तो हमें लगभग 8 बज गए मुजफ्फरनगर छपार के आसपास पहुंचने में। तो मेरे पीछे एक बाइक वाला था, वो मेरे को ऐसे कट मार के गया गाड़ी से। तो थोड़ा सा मेरा डिसबैलेंस हुआ, मैंने हॉर्न मारा तो एक कांवड़िया पीछे से जो है मेरी गाड़ी पे ऐसे मुक्का मारता है। अच्छा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई पता नहीं किस वजह से मारा होगा मुक्का। मैंने कहा यहाँ रुकना उचित नहीं है, कहीं पता चले मैं यहाँ रुकूं और यहाँ हमसे मारपीट वगैरह करें, तो इसलिए मैंने गाड़ी आगे ले ली। मैं सीधा चलता चला गया। मैं ये इल्जाम लगाया कि मैं उनके जल को खंडित करके गया हूं। अच्छा। जबकि मेरी गाड़ी किसी से नहीं लगी, ना ही मैंने किसी को कुछ कहा, ना मैंने किसी को हॉर्न मारा, ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे को ना कोई कुछ पूछा, ना कुछ गिना, और गाड़ी मेरी वहां जाम में जब इन्होंने चक्का जाम कर दिया वहां रुकवा के, और मेरे को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। ये देखिए आप, मेरे हालत उन्होंने क्या कर रखी है, बना रखा है ये सब। ये देखिए, ये हर जगह मेरे यहाँ पर सुआ भी घुसाने की कोशिश करी गई, जो मेरे को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1.08 लाख MBBS सीटों में प्रवेश के लिए पुनः परीक्षा की याचिकाओं को खारिज कर दिया, क्योंकि हजारीबाग में परीक्षा पत्र लीक होने से परिणाम या परीक्षा की पवित्रता और अखंडता को प्रभावित करने के सबूत नहीं मिले। इस फैसले से नीट यूजी पर मंडराते अनिश्चितता के बादल हट गए और देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में बहुप्रतीक्षित सीटों की उम्मीद रखने वालों की चिंता खत्म हो गई। हालांकि 4.2 लाख छात्रों को, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत के प्रश्न का गलत विकल्प चुनने के बावजूद 4 अंक प्राप्त किए थे, 5 अंक 4 प्रश्न के लिए और 1 नकारात्मक अंक गलत उत्तर देने के लिए खोने होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने IIT दिल्ली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसने केवल 1 विकल्प को सही ठहराया। इससे रैंकिंग में बड़े पैमाने पर बदलाव होगा। एक टॉपर ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए थे, बावजूद इसके कि उसने गलत विकल्प चुना था, जिसे NTA ने पिछले साल की NCERT भौतिकी की पुस्तक में त्रुटि के कारण सही माना था। मध्य प्रदेश के गुना में एक स्कूल प्रिंसिपल के अंग्रेजी में बोलने के निर्देश के बाद ABVP के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने स्कूल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, प्रिंसिपल को माफी मांगने के लिए मजबूर किया और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सोमवार को उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। वंदना कॉन्वेंट स्कूल, जो भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में स्थित सबसे पुराने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में से एक है, इसमें ये घटना स्थानीय दैनिक पत्रिका द्वारा ये दावा करने के 2 दिन के बाद हुई कि प्रिंसिपल सिस्टर कैथरीन वाटोली गुस्से में आ गई और एक छात्र से माइक छीन लिया, जो गीता के श्लोक का पाठ कर रहा था। ABVP ने स्कूल को बंद करने की मांग की या फिर छात्रों को हर दिन स्कूल असेंबली में जय श्री राम का नारा लगाने की बात कही। गुना जिला शिक्षा अधिकारी CS सिसोदिया ने शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यवाही की धमकी दी। हालांकि स्कूल ने आरोप लगाया है कि स्थानीय दैनिक ने फर्जी खबर प्रकाशित की है और मामले की जांच किए बिना इसे प्रसारित किया है। स्कूल ने कहा कि ये अंग्रेजी माध्यम स्कूल होने के बावजूद छात्रों को सभी अन्य भाषाओं में भाषाई कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
कैथरीन ने कहा है कि उन्होंने 4 नवनिर्वाचित हाउस कैप्टन से अंग्रेजी में एक प्रेरक भाषण तैयार करने के लिए कहा था, जिनमें से 2 को 15 जुलाई को इसे पढ़ना था। उनमें से एक ने अपने भाषण की शुरुआत एक संस्कृत श्लोक से की। मुझे लगा कि वो हिंदी में भाषण दे रहा है, इसलिए मैंने उन्हें केवल अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा। मैंने 2 बार पूछा, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे सुन नहीं पाए और श्लोक का पाठ करते रहे। फिर मैंने एक छात्र के पास जाकर माइक लिया और असेंबली को बताया कि भाषण में एक परिचय, सामग्री और निष्कर्ष होने चाहिए। मैंने उन्हें शनिवार तक अपने भाषण को ठीक करने से कहा है और समय दिया है। उसके बाद स्कूल की गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रही, जब तक कि पत्रिका ने भ्रामक खबर प्रकाशित नहीं की। बैंक से लोन लेने के बाद किश्त जमा नहीं करने पर बैंक की तरफ से कर्जदार को नोटिस भेजा जाता है। तखतपुर के एसबीआई बैंक से लोन लेने वाले युवक ने जब किश्त जमा नहीं की तो नोटिस जारी किया गया। युवक लोन सेटलमेंट में बैंक भी पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने बैंक मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर से वाद विवाद करते हुए उनकी पिटाई कर दी। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। बैंक मैनेजर की शिकायत पर तीनों आरोपित युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एसबीआई के मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि मुंगेली जिले के डाड़ गांव निवासी लाभम राम टोंड उम्र 24 साल, विकास भारद्वाज उम्र 23 साल और बेनिश भारद्वाज उम्र 25 साल सोमवार को सदर बाजार स्थित एसबीआई की ब्रांच पहुंचे। इनमें से एक युवक ने ट्रैक्टर के लिए लोन लिया था। उसने गारंटी के तौर पर अपनी जमीन गिरवी रखी। ट्रैक्टर की किस्त जमा नहीं करने पर बैंक ने नोटिस जारी किया था। इस पर तीनों युवक बैंक पहुंचे। उन्होंने बैंक मैनेजर से जमीन के दस्तावेज मांगे। उन्होंने कहा कि वो जमीन बेचकर लोन को चुकाकर सेटलमेंट कर देंगे। इस पर मैनेजर ने उन्हें इस तरह का नियम नहीं होने की जानकारी दी। इसके बाद विवाद हुआ। विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि आरोपियों ने बैंक मैनेजर अंकित भूषण लाल और असिस्टेंट मैनेजर प्रेम कुमार जायसवाल से दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। कम से कम 4 मुख्यमंत्री, जिनमें से 3 कांग्रेस के हैं, 27 जुलाई को निर्धारित नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। ये विरोध वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश किए गए भेदभावपूर्ण केंद्रीय बजट के खिलाफ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की, जबकि कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने रात में एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आज प्रस्तुत किया गया केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक था, जो संघीयता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के पूरी तरह खिलाफ है, जिन्हें केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए। विरोध में कांग्रेस के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। इस सरकार का रवैया संवैधानिक सिद्धांतों के पूरी तरह विपरीत है। हम एक ऐसे कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे जो केवल इस शासन के असली भेदभावपूर्ण रंगों को छिपाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रमोद जी, मेरे बात साफ आपके सामने रख चुका है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फॉर आंध्र प्रदेश एज वेल तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को आप पढ़ने में ही गलती कर रहे हैं। पूरा निर्मला सीतारमण जी का जितने भी पेजेस बजट रख चुकी है, पूरा देखो, कहीं तेलंगाना के शब्द भी नहीं है। इतना विवक्षा क्यों तेलंगाना के खिलाफ? तेलंगाना के नाम लेने के लिए भी मोदी जी सरकार तैयार नहीं है। क्यों 8 MP दिए हम लोग, इसीलिए आप लोग तेलंगाना के नाम भी लेने के तक अब तैयार नहीं है। ये गलत है। नहीं भाई, आंध्र प्रदेश को देने दो, बिहार को देने दो, और कोई प्रदेश राज्य को देने दो, हमको कोई एतराज नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बगल में क्यों दिए, ऐसे विवक्षा की बात हम लोग नहीं कहते। हमारा हक हम मांग रहा है। हमारा हक मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छीन ले सकते। हमारे हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। वेंकटेश्वर नगर में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग, 20 घायल। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वेंकटेश्वर नगर में आज एक दुखद घटना घटी, जब एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। इस विनाशकारी आग से 20 लोगों को गंभीर जलन हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया। आग के कारणों का भी पता नहीं लग पाया है और अधिकारी इस घटना की सक्रियता से जांच कर रहे हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया में आग पर काबू पाने के लिए 8 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं।
बांग्लादेश ने अशांति के बाद राज्य नौकरी कोटा घटाने के अदालत के फैसले को स्वीकार किया, कर्फ्यू में ढील दी। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 2 मुठभेड़, एक जवान शहीद, दूसरा घायल। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से मकान ढहा, 3 महिलाओं की मौत। सुप्रीम कोर्ट, नीट यूजी की पुनः परीक्षा नहीं, लेकिन 4 लाख उम्मीदवारों के 5 अंक काटे जाएंगे। 4 मुख्यमंत्री भेदभावपूर्ण बजट के खिलाफ नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।